Okay, now students, see today we will start the new chapter 2 force and law of motion। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें से अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछिए, ठीक है। आप लोग तो डाउट पूछते नहीं है, मुझे बार बार बोलना पड़ता है डाउट पूछिए। कोई डाउट हो चैप्टर 1 का तो डाउट पूछिए, नहीं होगा तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर 1 का टेस्ट होगा आपका। अगर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है तो कुछ दिन के बाद मैं आपका चैप्टर 1 का टेस्ट लूंगा, तो अभी से आप लोग तैयारी कीजिए। चलिए चैप्टर 2 में देखते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है चैप्टर 2 आपका। फोर्स क्या है? द पुलिंग और पुशिंग ऑफ एन बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स मतलब किसी भी चीज को जब हम पुल करते हैं, राइट, खींचते हैं या पुश करते हैं तो वो क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स देखिए दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे और भी फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, टाइप ऑफ फोर्स बोलने से तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, कितने सारे हैं, राइट। तो मतलब नॉर्मली जो आपके सिलेबस और चैप्टर में जो दिया हुआ है ये है फोर्स को दो तरह से दिया हुआ है, एक बैलेंस फोर्स, एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज फिर देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स सिंपल भाषा में कहे तो इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। मतलब हो गया बैलेंस फोर्स मतलब क्या हो गया, जितना भी फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, आपको पता होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट पे इंफिनिटी फोर्स लगता है। मान लीजिए यहां से अगर मैंने इसको फेंका नीचे या गिराया तो इसमें इनफिनाइट फोर्स लगते हैं, इन्फिनिटी फोर्स लगते हैं, ठीक है। मैं भी, लेकिन हम लोग जनरली कुछ फोर्स को ही हम लोग काउंट करते हैं, राइट। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे ऊपर अनइन्फिनिटी फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी मुझ पे फोर्स लगा रहा है, ये बोर्ड मुझ पे फोर्स लगा रहा है, ये वॉल भी मुझको अट्रैक्ट कर रहा है, ये मोबाइल, ये लाइट, ये पंखा, ये टेबल चेयर, ये पेन, यहाँ तक कि एयर भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, बट सभी फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ। अब मैं यहाँ पे ऐसे चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, सभी फोर्स से ज्यादा मेरा ये मोशन का फोर्स है, ठीक है। मैं जो चल रहा हूँ ये मेरा ज्यादा, अगर मान लीजिए कि ये अगर वॉल मेरे को यहाँ से मतलब फोर्स लगा रहा है, अगर इसका फोर्स ज्यादा हो गया बाकी सब फोर्स से तो मैं चपटा हो जाऊंगा। क्या कारण होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को धक्का मारता है तो उसमें मूवमेंट होता है। ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको कॉलिजन बोलते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसको हम लोग कॉलिजन बोलते हैं। कॉलिजन भी बहुत तरह का होता है, जब हेवी ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट से टकराएगा, जब भारी ऑब्जेक्ट किसी कम वेट वाले ऑब्जेक्ट से टकराएगा, या फिर जब कम वेट वाला कुछ जाकर भारी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, जब आप कॉलिजन पढ़ेंगे तब। यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए, बैलेंस फोर्स मतलब इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो जितने भी फोर्स है वो सभी लग रहे हैं उसमें जीरो। जीरो मतलब एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए एक बॉक्स है, मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर मैं इस टेबल पे छोड़ दिया हूँ, अगर मैं इस टेबल के ऊपर इस बॉक्स को रखा हुआ हूँ तो ये बॉक्स क्या है, रुका हुआ है। रुका हुआ है इन द सेंस ऑफ, मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ खींच रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, फिर भी ये रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ तो इसके अपोजिट, इस पुलिंग फोर्स के बराबर एक फोर्स लग रहा है जो पुलिंग फोर्स को काउंटर कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। मतलब ये टेबल का जो फ्रिक्शन है ये क्या कर रहा है, इसको इधर जाने से रोक रहा है, क्योंकि जितना फोर्स से हम उसको पुल कर रहे हैं उतना ही फोर्स से ये फ्रिक्शन फोर्स भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। इससे कारण ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगे, इसका मतलब है कि ये पुलिंग फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया है, राइट। जब तक ये बॉडी मूव
नहीं करेगा तब तक समझिएगा कि ये पुलिंग फोर्स जो है इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। बट जैसे ही हमने पुल किया इसको और ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पुलिंग फोर्स जो है इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया है। समझ में आया? अब देखिए दूसरा, जब ये ऑब्जेक्ट इस टेबल पे रखा हुआ है तो इसके नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है, mg, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, और चूंकि ये अर्थ पर है इसलिए उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी इस पे ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। और ये इस टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल क्या कर रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसको बाहर बोलते हैं। क्या कर रहा है? ये रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल f से लिख देते हैं क्या? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जब इस ऑब्जेक्ट पे वेट नीचे की ओर लग रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? रिएक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर मान लीजिए ये बॉक्स इस मेज को तोड़कर नीचे चला जाए, इसका मतलब क्या है कि इसका वेट जो है इस रिएक्शन, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा है। अभी मान लीजिए पतला सा टेबल लीजिए और उस पर आपको एक भारी भरकम बहुत वजनदार लोहा का ऑब्जेक्ट रख दीजिए, पतला सा एकदम प्लाईवुड पे, एकदम पतला प्लाईवुड पे, तो क्या होगा? टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे चल जा रहा है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके बराबर होता है तो जैसे देखिए यहाँ पे बराबर है तो रुका हुआ, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, यानी इससे हम देख कर बोल सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? क्योंकि ये पुलिंग फोर्स को ये फ्रिक्शन फोर्स काउंटर कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रिजल्टेंट फोर्स कैंसिल कर दे रहा है, यानी ओवरऑल जो इस पर फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है। क्योंकि फोर्स तो लगी है ना, इसको फोर्स को ये माइनस कर दे रहा है, इसके फोर्स को ये माइनस कर दे रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट इधर पुल करने लगेगा तो वो बैलेंस नहीं हो जाएगा, वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। समझ में आएगा? बैलेंस फोर्स की तैयारी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर एग्जाम में पूछ दिया इन बैलेंस फोर्स हाउ मेनी फोर्स आर एक्ट ऑन अ बैलेंस फोर्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट, तो बोलिएगा देयर आर 4 फोर्स वर्क और एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। नंबर 1 पुलिंग फोर्स, number 2 frictional force which is opposite direction of pulling force, number 3 force of gravity, and number 4 reaction force which are opposite in the direction of force of gravity। यानी ये 4 तरह के फोर्स बैलेंस फोर्स में काम करते हैं। अब हम लोग करते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब फ्रेंड्स सी द अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या? मान लीजिए ये कार है, सब चीज वही है, नीचे की ओर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, इधर की ओर पुलिंग फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन बैलेंस फोर्स में क्या था? ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट कार ही हो या कुछ भी हो, ये मूव नहीं कर रहा था, इसलिए क्या था? सभी इक्वल था। अब अगर ये कार इधर की ओर मूव करने लगेगा, इधर की ओर अगर मूव करने लगेगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये पुलिंग फोर्स जो है इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, यानी दिस पुलिंग फोर्स इज मोर देन दिस फ्रिक्शन फोर्स। दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज मूव इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस द ऑल फोर्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई और दिस ऑल फोर्स आर नॉट जीरो, दैट्स व्हाई बिकॉज़ दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? या तो वो किसी स्टेशनरी रुका हुआ ऑब्जेक्ट को मूव करा देता है या किसी चलता हुआ ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। बट बैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या? वो रुका हुआ है, नहीं वो चलेगा नहीं कुछ होगा, वो रुका हुआ है, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में जो पुलिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा? उसको फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, इसलिए ये इधर मूव कर रहा है, राइट। और ऊपर की रिएक्शन फोर्स ये क्या हो गया? बैलेंस नहीं रहा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करना चालू हो गया, इसे ही हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके 3 लॉ होते हैं,
न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, हम लोग एक एक करके लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change the state of rest or the uniform motion। मतलब ये बोलता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये तब तक रेस्ट में रहना पसंद करेगा, तब तक रेस्ट में रहना पसंद करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके पोजीशन में या स्टेट में चेंज ना कर दे। मतलब न्यूटन का पहला लॉ बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक कि कोई बाहर से फोर्स लगाकर उसके जो है चेंज ना कर दे, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना कर दे, यानी उसको मोशन में ना लाए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स लगा के उसको रोक ना दे। जैसे मान लीजिए गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, स्पीड गाड़ी चल रहा है, स्पीड चल रहा है, तो अब उसको अगर छोड़ देंगे तो क्या करेगा, वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। लेकिन अब उसको रोकना है, उसके स्टेट को चेंज करना है, रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा या उसके सामने खड़ा होकर कोई चीज से रोकना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोल दिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, चाहे वो ब्रेक लगाकर हो, चाहे वो बाहर से पुश करके हो या सामने से कोई चीज लगा के उसको मोशन को चेंज ना करते, उसके स्टेट को चेंज ना करते। या कोई ऑब्जेक्ट तब तक रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा सारा जीवन तब तक जब तक आप उसमें बाहर से कोई फोर्स लगा के उसके मोशन में या उसके रेस्ट को चेंज ना करें। बल्कि न्यूटन फर्स्ट लॉ यही बोल रहा है कि कोई चीज रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, कोई चीज चल रहा है तो वो दुनिया में चलता ही रहेगा तब तक जब तक कि आप बाहर से कुछ फोर्स लगाकर उसको रोक या चला नहीं सके। ठीक है, तो यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए आगे सीधा स्टूडेंट, इनर्शिया क्या होता है देखिए, फर्स्ट लॉ में इनर्शिया भी देखना जरूरी है, उसी से रिलेटेड है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेसिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया मतलब क्या होता है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी का ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण जो है क्या करता है वो चेंज होता है, रेस्ट से या यूनिफॉर्म मोशन से वो चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है, गिव द रीजन व्हेन द कार फॉल सडनली स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। जब आप बैठे होते हैं किसी रुके हुए कार में और अचानक से वो कार या बस स्टार्ट होता है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसे बैठे हुए रहते हैं, कार स्टार्ट होता है आप ऐसे पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये सब इनर्शिया का कारण होता है। क्यों, देखिए, दिस इज ड्यू देयर इनर्शिया बिकॉज द पैसेंजर, बिकॉज यहाँ बिकॉज लिख देते हैं, बिकॉज देयर पैसेंजर tends to remain in the state of rest even when the car was start moving। यानी जब वो पैसेंजर बैठा रहता है और सडनली अगर आराम से गाड़ी स्टार्ट होता है तो नहीं, सडनली अगर गाड़ी स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है उसका जो ये नीचे का पार्ट है यानी हमारा बॉडी जो है कुछ समय के लिए रुका हुआ रहता है और वो गाड़ी जो है सडनली स्टार्ट हो जाता है तो उस मोशन के स्पीड में हमारा बॉडी का आने में कुछ सेकंड का समय लगता है। इसलिए हम लोग क्या होता है कि हमारा जो ये पाँव है इस कार से सटा हुआ रहता है तो कार के साथ साथ पाँव तो आगे चल जाता है बट हमारा ये पूरा बॉडी है ये मोशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, इसलिए कारण हमारा पाँव आगे चला जाता है और बॉडी वहीं का वहीं रहता है, इसलिए हमें लगता है कि पीछे चले गए। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट देखिए दूसरा क्वेश्चन,
गिव द रीजन व्हेन द रनिंग कार और बस स्टॉप। तो आपने सीधे आर जंप फॉरवर्ड। आपने देखा होगा आप बस में या कार में सफर करते हैं या बाइक में या कोई भी व्हीकल में, जब स्पीड में चल रहा है सडनली रुकता है, ब्रेक मारता है, हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? ये होता है ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन इवन दो द कार और बस हैव कम टू रेस्ट। यानी जब कार मोशन में रहता है तो साथ साथ हमारा बॉडी भी मोशन में रहता है, लेकिन जैसे ही सडनली ब्रेक मारता है तो हमारा जो ये पाँव है ये तो बस से टच में है, तो ये तो रुक जाता है, बट हमारा जो ऊपर का बॉडी है ये कुछ सेकंड के लिए मोशन में रहता है। इसलिए हम क्या होता है आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी जब बस सडनली स्टॉप होता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब बस सडनली जब बस सडनली खुलता है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें पढ़ाऊंगा मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स का पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बोल दूँ आप लोग थोड़ा सा पूछिए, डाउट पूछिए, क्योंकि मैं बार बार बोल दे रहा हूँ क्लास 9 अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्लास 9 अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्लास 10 में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। राइट, तो आप आराम से पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है पूछिए, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है पूछिए। फोन कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट फोन भी करते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं। जब मैं वो मैसेज देखता हूँ, हर का समय तो नहीं देख पाता, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं देखता हूँ, तो मैं उनका आंसर लिख के उनको ग्रुप में भेज देता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से सिंसियर होइए, पढ़ाई कीजिए, जो डाउट होता है पूछिए, क्योंकि अभी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे जाके क्लास 10 में सारा कुछ बाउंड हो जाएगा, माथा के ऊपर से जाएगा। जब क्लास 10 में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, जब समझाया जाएगा तो सारा कुछ माथा के ऊपर से जाएगा, क्योंकि 9 जो है क्लास 10 का बेस है, इसलिए आपको 9 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कोई भी डाउट हो पूछिए, किसी तरह प्रॉब्लम हो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास का हेड करेंगे। थैंक यू।